एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज फ्रेंड्स इस बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जेनिक जे स्टडी में जो मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो टॉपिक हाइड्रोलिक्स पढ़ा रहा हूं, जो ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसमें हम बेसिकली एसएससी जेई, स्टेट जेईई, आरआरबी जेई और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो एग्जाम्स होते हैं उसको हम डील करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आज जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग को हाइड्रोस्टैटिक्स में डील करना रहता है, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, अब यहां पर मैंने लिखा है पार्ट 1। व्हाई आई हैव रिटन पार्ट 1? बिकॉज यहां पर जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि जो फ्लूइड के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स है, उसमें जनरली दो लेमिना होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा प्लेन लेमिना और एक होता है हमारा फोर्सेस, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन दी कर्व सरफेस। तो आज जो पार्ट 1 में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, उसमें मैं आपको प्लेन लेमिना पे डिस्कस करूंगा। प्लेन लेमिना पर लगने वाले जो फोर्सेस होते हैं उनके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसमें जो सेंटर ऑफ प्रेशर होती है उसकी क्या वैल्यू होती है, वो सब जो बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा। और हमेशा की तरह जो एसएससी जेई की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो एसएससी जेई के लिए जो इंपॉर्टेंट जो आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, वो चीज मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब यहाँ नाम से ही बहुत इजीली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस यानी कि देखिए, हाइड्रो यानी कि फ्लूइड। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये हाइड्रो है और यहाँ पे लिखा है स्टैटिक और यहाँ पे है फोर्सेस। यहाँ पे और अगर आप लोग ध्यान से देखें तो तीन वर्ड से बना है, हाइड्रोस्टैटिक और फोर्सेस। इसका मतलब यह है कि यहां पर हम लोग फ्लूइड के द्वारा, कोई भी फ्लूइड, ठीक है, हाइड्रो यानी कि फ्लूइड, वो फ्लूइड जो स्टैटिक कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में यानी कि रुकी हुई कंडीशन में, ठीक है। देखिए, जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें जो लगने वाले फोर्सेस होते हैं वो अलग होते हैं, वो डायनामिक्स में हम डील करते हैं। ठीक है, स्टैटिक्स में जो लगने वाले फोर्सेस होते हैं उनके कॉन्सेप्ट को हम अलग से डील करते हैं। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू फ्लूइड, वो कब लग रहा है? जब फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन पे है। ठीक है, सो यहां पर जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द प्लेन लेमिना, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन प्लेन लेमिना, ठीक है, प्लेन लेमिना के लिए जो हमारा फॉर्मूला जो हम डील करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्मूला क्या होता है? तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स हाइड्रोस्टैटिक, ये होता है रो जी जेड बार इनटू एरिया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के बेसिस पे आपको सारे न्यूमेरिकल्स को डील करना है जो प्लेन लेमिना पर आप देखेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूला को मैं समझाता हूं, ये है क्या। ठीक है, इस फॉर्मूला को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ये फॉर्मूला एक्चुअली में क्या है। ठीक है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर जो एफ एच है, यही वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है जिसको हम डील कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे कहूं एफ एच, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं? इस फॉर्मूला के हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला में यहां पर जो रो है, रो होता है आपका डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। रो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जिस भी फ्लूइड के अंदर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो उस फ्लूइड की डेंसिटी को ही यहां पर हम डील कर रहे हैं। तो ये होगा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, दूसरी चीज जो हमारे पास ये जी है, जी ऑफ कोर्स एक ही चीज होती है, यह है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी की अगर मैं बात करूं तो स्मॉल जी का वैल्यू होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी जो वैल्यू होती है, वो कितनी होती है? इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इजी कैलकुलेशन के लिए हम इसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की भी वैल्यू ले सकते हैं। और जो हमारे पास फोर्थ है, यानी कि ये जो हमारे पास ये ए है, ये होता है एरिया ऑफ द लेमिना। ए क्या होता है आपका? एरिया ऑफ द लेमिना। ठीक है, अब एरिया ऑफ द लेमिना से मेरा मतलब ये है कि अगर मेरा रेक्टेंगुलर लेमिना है तो वहां पे उसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि या फिर हम कह सकते हैं विड्थ इनटू हाइट, ये हम लिख सकते हैं। अगर मेरा सर्कुलर लेमिना है तो उसका क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 डी स्क्वायर, जिसे आप पाई आर स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा ट्रायंगुलर होगा तो हाफ बेस इनटू हाइट का आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो ये जो एरिया हम डील कर रहे हैं वो यही ए है। ठीक है,
यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है जेड बार। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जेड बार। अब ये जेड बार क्या है, ये जेड बार को समझना बहुत मुश्किल है, सॉरी बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, जेड बार क्या है आपका, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। जेड बार होता है वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द लेमिना फ्रॉम इट्स सेंट्रोइडल पॉइंट टू फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड, फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, यहां पर यह चीज समझना बहुत जरूरी है कि अगर मैं यहां पर इस लेमिना की बात करूं, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द लेमिना फ्रॉम द सेंट्रोइडल पॉइंट ऑफ टू द फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड। अब देखिए यहां पर मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अगर मैं इसको फिजिकल फॉर्म में आपको समझाना चाहूं कि फिजिकली हम कैसे समझ सकते हैं, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के लिए। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं मानता हूं कि यहां पर मेरा एक फ्लूइड है, ठीक है, लेट द फ्लूइड बी वाटर। हम मान के चलते हैं यहाँ पे जो फ्लूइड है वो वाटर है। तो अगर ये वाटर है तो यहाँ पर जो इसका रो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ओके। नाउ इस फ्लूइड के नीचे, इस फ्लूइड के अंदर एक हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है और इस रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ये है 4 मीटर। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है, विड्थ हम मान लेते हैं 2 मीटर। ठीक है, ओके। जो इसका अपर सरफेस है, जो इसका टॉप सरफेस है रेक्टेंगुलर लेमिना का, वो कितनी हाइट पे है, हम उसको मान लेते हैं कि वो 2 मीटर की डेप्थ पर है। और मुझे अगर आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि इस रेक्टेंगुलर जो ये आपका लेमिना है, इस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो फ्लूइड है वो स्टैटिक कंडीशन पर है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इस केस में आप हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मुझे निकाल के दिखाएं, ठीक है, तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर देखिए जो फॉर्मूला है हमारे पास, मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, रो जी जेड बार इनटू एरिया। ठीक है, चलिए इजी कैलकुलेशन के लिए मैं ये मान के चलता हूं कि यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कैल्सी नहीं है और जनरली एसएससी के पेपर में भी हमारे पास कैल्सी नहीं रहता प्रीलिम्स लेवल पे। ठीक है, सो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर देखिए रो की वैल्यू यहां पर कितनी दे दी गई है, रो की वैल्यू यहां पर 1000, जी की वैल्यू मैं ले लेता हूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लेमिना क्या होगा, विड्थ इनटू हाइट। ठीक है, तो यहां पर एरिया भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एरिया में कैलकुलेट कर देता हूं, एरिया होगा 2 इंटू 4 मीटर यानी कि 8 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है इस जेड बार को कैलकुलेट करना। ठीक है, कई सारी बुक्स में इसको एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, कई सारी बुक्स में इसको एच बार से भी डिनोट करते हैं। मेरी आदत है जेड बार से डिनोट करने की, तो मैंने इसे जेड बार से डिनोट किया। आप इसे किसी भी तौर पे कर सकते हैं, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन्स सेम। द कॉन्सेप्ट इज इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस। हमेशा याद रखिएगा कि जेड बार जो होता है वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंट्रोइडल पॉइंट टू द फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड। अच्छा, तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि इस बॉडी का सेंट्रोइडल हाइट क्या होगा, ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि ये इसका सेंट्रोइडल पॉइंट है। ठीक है, जी को ही हम डिनोट करते हैं, सेंट्रोइडल पॉइंट को हम जी से डिनोट करते हैं। सो यहां पर ये जो मेरा सेंट्रोइडल हाइट है, ये जी की जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी h/2। ठीक है, यहां पर h की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है, 4 मीटर दी गई है, तो ये कितनी वैल्यू हो गई 4/2 यानी कि ये हो गई 2 मीटर। ठीक है, तो क्या जेड बार की वैल्यू 2 मीटर होगी, नहीं फ्रेंड्स। देखिए ध्यान से देखिए, ये जो सेंट्रोइडल पॉइंट है यहां से लेकर जो फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड के जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है ना, वो जेड बार के बराबर हो जाता है। तो यहां पर अगर मैं जेड बार की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहूंगा तो जेड बार की वैल्यू यहां पे क्या होगी, ये 2 मीटर प्लस ये 2 मीटर, तो ये हो जाएगी 2 + 2 यानी कि 4 मीटर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर आपके पास जेड बार की भी वैल्यू आ गई, आपके पास रो की भी वैल्यू है, आपके पास जी की भी वैल्यू है, आपके पास एरिया की भी वैल्यू है। तो आप क्या करिए, इसे डायरेक्ट फॉर्मूला में अगर आप पुट करेंगे तो यहां पर आपको क्या होगा, डायरेक्टली इसका आंसर मिल जाएगा। सो व्हाट विल बी द आंसर, चलिए इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। चलिए इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट लगेगा।
जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कितना आ रहा है फोर्स की वैल्यू। ठीक है, सो यहां पर फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, F इज इक्वल टू 1000 इंटू 10 इंटू जेड बार की वैल्यू हमने निकाली 4 इंटू 8, तो ये कितना हो गया, 8 4 32 320, तो 320 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा, 320 किलो न्यूटन। मैंने ऐसे डायमेंशंस लिए ताकि कैलकुलेटिव पार्ट मेरा आसान हो। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। याद रखिएगा हमेशा कि जेड बार जो होता है वो वर्टिकल डिस्टेंस होगा। इनकेस अगर आपका लेमिना कुछ एंगल इंक्लाइंड होगा तो वहां पे आपको वर्टिकल डिस्टेंस जेड बार का निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसे हम क्वेश्चन एयर में डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं वो होता है, पर एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी जरूरी है। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक डायग्राम आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं आप लोगों के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको जेड बार की वैल्यूज को कमेंट सेक्शन में लिखते जाना है और मैं बताता भी जाऊंगा। तो चलिए, आई एम ड्राइंग द डायग्राम। ठीक है, आई एम ड्राइंग द डायग्राम। ठीक है, ये मेरा एक कंटेनर है और इस कंटेनर में फ्लूइड है, इस कंटेनर में फ्लूइड है। मैं इस कंटेनर की नेमिंग कर देता हूं ABCDE और ये हो गया F। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर एक फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, उसकी डेंसिटी कुछ भी हो सकती है, आप उसकी डेंसिटी को, फ्लूइड की डेंसिटी को ρF मान लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे इनके डायमेंशंस की वैल्यू लिख देता हूं। ठीक है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है इनकी वैल्यू लिख देता हूं। ये है 2 मीटर, ये है 4 मीटर, ये है 4 मीटर और ये है 6 मीटर। ठीक है, आपको मुझे क्या करना है, आपको मुझे इन सारे लेमिना के लिए, देयर आर टोटल कितने लेमिना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5, देयर आर टोटल 5 लेमिनास हियर, जहां पे हम फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे 5 लेमिना है जहां पर हम फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या क्या लेमिना है आपके पास, आपके पास है लेमिना AB, BC, CD, DE और EF। ठीक है, आप कहीं पे भी फोर्सेस को कैलकुलेट करें, यू कैलकुलेट द फोर्स एट एनी ऑफ द लेमिना, द फॉर्मूला विल रिमेन्स द सेम। ठीक है, फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या है आप लोगों का, रो जी जेड बार इंटू एरिया। ठीक है, लेकिन इन सारे केसेस में, ठीक है, मैं फोर्स नहीं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, मैं यहां पे जेड बार की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, जेड बार की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ मीटर। और ऐसे क्वेश्चंस आपके जेईई लेवल और एसएससी में बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। सो अगर आप इस डायग्राम को समझ गए, इस डायग्राम से अगर आपने जेड बार निकालना सीख लिया, तो बाकी तो आपको मल्टीप्लाई करना है और डायरेक्ट आंसर लाना है। सो व्हाट आई एम मेनली कंसर्न्ड अबाउट, आई एम मेनली कंसर्न्ड अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस। ठीक है, चलिए, तो ये जेड बार की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब अगर मैं यहां पर AB के लिए देखूं, AB के लिए, लेमिना AB के लिए देखूं, तो AB का जो सेंट्रॉइड है, AB का जो सेंट्रॉइड है वो इसके कुछ बीच में आएगा, ये होगा इसका G1। ठीक है, ठीक है, सेंट्रॉइड AB के लिए सेंट्रॉइड होगा। अच्छा, ये वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ये वैल्यू होगी 1 मीटर। ठीक है, ये है AB, अगर 2 मीटर का है तो ये सेंट्रॉइडल डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर का है, और ये फ्री सरफेस से भी कितनी दूरी पे है, 1 मीटर पे ही है। तो यहां पर जो AB का जो सेंट्रॉइडल डिस्टेंस हो जाएगा वो 1 मीटर होगा। ठीक है, जो AB के लिए भी होगा वो कितना होगा, 1 मीटर होगा। चलिए BC के लिए कैलकुलेट करते हैं। BC के लिए अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो BC 4 मीटर। ठीक है, BC 4 मीटर है, तो इसका सेंट्रॉइड कहां लाई करेगा, इसका सेंट्रॉइड कुछ यहां पर लाई करेगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे तो ही अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर इसका जो मेन सेंटर है वो G यहां पे आ रहा है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसका जो ये डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, इसका हाफ होगा, मतलब ये तो 2 मीटर होगा। लेकिन ये पॉइंट फ्री सरफेस से कितनी दूरी पे है, यानी कि फ्री सरफेस से कितने डेप्थ पे है, तो व्हाट विल बी द आंसर, यहां से तो ये 2 मीटर की दूरी पे है ना। आप ध्यान से देखिए, हमको हमेशा फ्री सरफेस देखना है, ये BC इज नॉट द फ्री सरफेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस का मतलब होता है कि जहां पर फ्लूइड एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट पे होता है। इस लेमिना में यहां पर जो फ्लूइड है, ये पूरा कंटेनर फ्लूइड से भरा है, लेकिन एट द लेवल BC द फ्लूइड इज नॉट इन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर, सो द लेयर BC इज नॉट द फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, AF इज द फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड।
ठीक है, फ्री सरफेस का मतलब ही यही होता है कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट हो एटमॉस्फेयर के साथ। ठीक है, सो यहां पर जो सेंट्रोइडल दूरी आएगी इस पॉइंट से लेकर फ्री सरफेस तक वो कितनी होगी, 2 मीटर होगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए CD, अगर मैं CD के लिए बोलूं तो CD का सेंट्रोइड कुछ यहां लाई करेगा, ये दूरी कितनी हो गई 2 मीटर, ये दूरी हो गई 2 मीटर, लेकिन ये पॉइंट इस फ्री सरफेस से कितनी डेप्थ पे है, 2 मीटर प्लस 2 मीटर, तो यहां पे कितना हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, सो आज के लेक्चर का मैंने आपसे यही, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने तो आज शुरू में कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा, सर हमेशा अपने लेक्चर में आते हैं और एक क्वेश्चन पूछते हैं और वीडियो के एंड में उसका जवाब देते हैं। तो क्वेश्चन मेरा यही है आज के लिए जो वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा, और वो है कि DE और EF के लिए, ठीक है, DE और EF के लिए आपके सेंट्रोइडल डिस्टेंस की दूरी कितनी है उसे आप लिख के बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और वीडियो के एंड में मैं आपको जवाब दूंगा फॉर द सरफेस DE एंड EF। ठीक है, तो ये आपका आज का टारगेट है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कैलकुलेटिंग ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द प्लेन लैमिना। ठीक है, अब यहां पे दूसरा क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैं वो भी आपको बता देता हूं। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं ध्यान रखेंगे वो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हजारों चीजें पढ़ाई जा सकती है फ्लूइड में, फ्लूइड एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ये इट इज अ काइंड ऑफ इट्स ओन ब्रांच, बट यहां पर जो हम यहाँ पे पीएचडी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एसएससी लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना यहाँ काम की चीज है वही मैं आपको यहाँ पे क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। ओके, चलिए अब यहां पर जो दूसरी चीज जो हमें एसएससी में पूछी जाती है इन हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस वो है द कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर एक ऐसा पॉइंट होता है, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम डील करते हैं, सेंटर ऑफ मास हम डील करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि एक ऐसी पॉइंट होती है बॉडी पे जहां पे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, या सम रिजल्टेंट सम जहां पे कंसंट्रेटेड रहता है यहाँ पे, या फिर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डील करते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर मैं किसी सरफेस पर, ठीक है, सबमिशन ऑफ प्रेशर निकालूं, और वो जो सबमिशन या फिर रिजल्टेंट ऑफ प्रेशर है अगर मैं मान के चलूं कि वो किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, तो वही पॉइंट मेरा क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ प्रेशर कहलाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है फ्रेंड्स, सेंटर ऑफ प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर को अपन ZP से डिनोट करते हैं। अब देखिए कुछ जगह इसे XP लिख सकते हैं, जैसे अगर यहां पर अगर आप Z बार को X बार मानेंगे तो यहां पे XP लिख दीजिएगा, मैंने यहां पे Z बार माना है तो यहां पर मैं इसको सेंटर ऑफ प्रेशर को ZP से डिनोट कर रहा हूं, P इज फॉर प्रेशर। ठीक है, सो जो ZP का जो यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर को जो कैलकुलेट करने का जो रिलेशन होता है वो होता है Z बार प्लस I साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन A इंटू Z बार। ठीक है, इस फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है, सारी की सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, कौन सी चीजें क्या है बस आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए अभी मैंने बताया ZP तो है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर, चलो लिख देते हैं फिर भी, ZP क्या है आपका, सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, डायरेक्टली इससे सवाल आ जाते हैं, डायरेक्टली इससे सवाल आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है आपका, I जो होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। ठीक है, ये होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंट्रोइडल एक्सिस, या फिर आप कह सकते हैं फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस। जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू दी फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड, फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये रहा आपका I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है आपका इंक्लिनेशन एंगल, अल्फा क्या होता है आपका इंक्लिनेशन एंगल, अल्फा होता है आपका इंक्लिनेशन एंगल।
अब इसको कंसीडर क्यों करना रहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो जेड बार जो हम कैलकुलेट करते हैं वो वर्टिकल करते हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स जो जेडपी भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जेडपी वो भी हम कैसे कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस पे ही कर रहे हैं। तो अगर आपका लेमिना किसी एंगल अल्फा से इंक्लाइंड है तो वहां पर हमें अल्फा, यहां साइन स्क्वायर अल्फा को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ए जो होता है ये आपका एरिया होता है, ठीक है। और जेड बार तो मैंने आपको बताया है ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम दी सेंट्रोइडल पॉइंट टू दी फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड, जो कि मैंने यहां पे आपको लिखवाया है, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी वैल्यू, सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको डी ई एफ की वैल्यू बतानी है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दो, तभी आएगा मजा, ठीक है। चलो पूरा हाइड्रोलिक्स बेहतरीन तरीके से मैं डील करने वाला हूं, एकदम मजा आने वाला है आपको, याद रखना एकदम सब कुछ, जो भी हाइड्रोलिक्स में हम जो भी कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी हम पढ़ते हैं सब कुछ मैं डील करूंगा। चलिए अब यहां पर देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला जो है डायरेक्टली पूछ लिया जाता है और डायरेक्टली इससे आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं सीरियल नंबर, केसेस, जेडपी की वैल्यू, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं यहां पे 2-3 कंडीशंस लेके चल रहा हूं, 2-3 कंडीशन के रिस्पेक्ट में मैं क्या करूंगा, सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। पहला कंडीशन, अगर मेरा लेमिना, केसेस क्या है, अगर मेरा केसेस में मैं क्या डील कर रहा हूं, अगर मेरा लेमिना हॉरिजॉन्टल है, अगर मेरा लेमिना हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, अगर मेरा लेमिना हॉरिजॉन्टल है तो इस केस में जो सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू जो हो जाती है, सेंटर ऑफ प्रेशर की जो वैल्यू हो जाती है वो किसके बराबर हो जाती है, वो एक्चुअली आपके जेड बार की ही बराबर हो जाती है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये चीजें डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि अगर आपका लेमिना हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, वर्टिकली नहीं आपका हॉरिजॉन्टली है, तो वहां पर क्या हो जाता है, जो आपका जो ये हो जाता है, जो जेडपी की वैल्यू हो जाती है वो जेड बार के बराबर ही हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपका जो लेमिना है, अगर आपका लेमिना है वो वर्टिकल होता है, ठीक है, अगर आपका लेमिना वर्टिकल होता है, ठीक है, तो यहां पर जो जेडपी की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, उसको मैं बता देता हूं। जेडपी की वैल्यू हो जाती है जेड बार प्लस आई अपॉन एरिया इंटू जेड बार। क्यों, क्योंकि देखिए अगर वर्टिकल है तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 90 डिग्री। भाई वर्टिकल है तो अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो जा रही है, तो अगर अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है तो यहां पे क्या आता है, साइन अल्फा। यहां पे इस फॉर्मूला में देखिए साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री क्या हो जाता है, 1, तो यहां पे आ गया 1, तो ये हो गया आई अपॉन एरिया इंटू जेड बार। उसी तरह से ऊपर देखिए अगर हॉरिजॉन्टल है तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा की वैल्यू हो गई 0 डिग्री। आप चाहे तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन करके एक और कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0, तो यहां पर देखिए ये 0 मल्टीप्लाइड बाय आई डिवाइडेड बाय एरिया इंटू जेड बार, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो देखिए डायरेक्टली यहां पे जेड बार की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और तीसरी चीज, अगर ये मेरा इंक्लाइंड होगा, अगर मेरा लेमिना जो है, अगर मेरा लेमिना इंक्लाइंड होगा, तो जेडपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेडपी की वैल्यू जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, आई साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन एरिया इंटू जेड बार हो जाएगी, ठीक है। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव है, इसे ही हम समझेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अब जो चीजों पे जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ ऐसे फिगर्स हैं जो जनरली आमतौर पे पूछे जाते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली कौन कौन से शेप्स के लिए पूछा जा सकता है, तो सबसे पहला जो शेप है हमारा वो रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर मैं पहला एक शेप ले लूं रेक्टेंगुलर, जगह तो नहीं, यहाँ पे मिटा देता हूं, यहाँ पे मैं इसको यहाँ मिटा देता हूं। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। देखिए इसको अच्छे से नोट करते जाइए, मेरे वीडियो लेक्चर को देखिए और हाइड्रोलिक्स की टेंशन भूल जाइए, इससे ज्यादा हाइड्रोलिक्स में नहीं पूछेगा,
चाहे तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया है, जो मैं पढ़ाता जाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ बनाते जाओ, ठीक है। चलो अब यहां पर अगर मैं रेक्टेंगुलर लेमिना की बात करूं, रेक्टेंगुलर लेमिना, अगर मैं यहां पर रेक्टेंगुलर लेमिना की बात करूं तो यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, BD3/12, ठीक है। मैंने उसको क्या लिखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू द फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड, हमको उस बेसिस पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक फॉर्मूला आप पढ़ते हैं वही है, BD3/12, वो किसके लिए हो जाएगा, रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है आपके पास, सर्कुलर लेमिना होता है। तो सर्कुलर लेमिना के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा π/64 d⁴, π/64 d⁴। और क्या कॉमन आपसे पूछा जाता है, और आपसे जो कॉमन पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है ट्रायंगुलर लेमिना, ठीक है, ट्रायंगुलर लेमिना। याद रखिए ये सारी वैल्यूज में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बता रहा हूं, Z बार और ZP चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द लेमिना इनसाइड द स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड में हम जो ऑब्जेक्ट है उसको कहां रखें उससे बहुत फर्क पड़ता है कि Z बार और ZP की वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसलिए मैंने वो फॉर्मूला बताया आपको, ठीक है। तो ट्रायंगुलर लेमिना के लिए आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी वो होगी BD3/36, ठीक है। तो ये रहा अभी तक का पार्ट 1। जो हाइड्रोस्टैटिक्स होता है बेसिक्स, उसमें आपको इतनी ही चीजों को डील करना है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो ये लगेगा सर न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल के लिए संडे, ठीक है, संडे को मेरी लाइव सेशंस रहती हैं, तो लाइव सेशन में आइए और देखिए फिर न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व कराता हूं। कौन से न्यूमेरिकल, जो प्रीवियस ईयर्स पूछे गए, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन हम नहीं उठाएंगे, जबरदस्ती के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे जिससे आप डिमोरलाइज हो। जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए मैंने जो ये कॉन्सेप्ट समझाया है इतने से बन जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ओके। चलिए अब बारी आ जाती है उस क्वेश्चन की जिसका आंसर मुझे आपको बताना है। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो आपका जो सेशन था ABCDE, तो आपको DE के लिए जो मैंने आपको Z बार की वैल्यू पूछी थी, DE के लिए जो Z बार की वैल्यू थी वो आती है आपकी 6 मीटर। अगर आपका 6 मीटर आपने लिखा है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, 6 मीटर इज दी राइट आंसर। और EF के लिए जो वैल्यू आती है, EF के लिए वो क्या आएगी, वो आएगी 3 मीटर, ठीक है। तो अगर आपका आंसर 6 मीटर एंड 3 मीटर है तो वेरी गुड, आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। और अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अब आपको कहीं भी हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फॉर प्लेन लेमिना, ठीक है। इसलिए मैंने इसको लिखा है पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन दी कर्व्ड सरफेसेस। देखिए प्लेन सरफेस होता है तो कर्व सरफेस भी हो सकता है, तो कर्व सरफेस में जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है उसको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, क्या फॉर्मूला यूज होता है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। और उसके साथ अगले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग फिगर्स के लिए अलग अलग वैल्यू ऑफ Z बार एंड ZP को हम कैलकुलेट कैसे करें वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इस छोटे से लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजों को डील किया, ठीक है। सो अगर इसी तरह से आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, आप मेरा वीडियो अगर रेगुलरली देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। सिविल के लिए जेई का जो कंटेंट हम ला रहे हैं वैसा कोई कंटेंट ढंग से तो ऐसा कोई नहीं लाएगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा है ना कि 30 to 35 आवर्स का मेरा टारगेट है, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम में ही मैं इसके पूरे सिलेबस को खत्म करा दूंगा। हर दिन 2 वीडियो लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, हाफ एन आवर के, मॉर्निंग में, एक इवनिंग में, ठीक है, ताकि आपको वो चीज हेक्टिक ना लगे। मैं चाहता तो 1 घंटे का लगातार एक वीडियो ले सकता था, ठीक है। हाफ एन आवर में आप उस वीडियो को पढ़िए, तुरंत नोट्स बनाइए, मगअप करिए और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। दैट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दी सिविल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। ओके, सो इसके साथ जो शुभम सर है वो आपको इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं, सोमेश सर आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। छत्तीसगढ़ स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में इरिगेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा, ठीक है, तो उसको आप लोग बिल्कुल सीरियसली लीजिए। और हाइड्रोलिक्स तो हर जगह इंपॉर्टेंट है, सवाल तो हर जगह पूछे जाएंगे।
ठीक है। तो हाइड्रोलिक्स को तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, मेरे लेक्चर्स को तो बिल्कुल मिस नहीं करना, और मेरे लेक्चर को देखेंगे तो और किसी के भी लेक्चर को देखना नहीं पड़ेगा, इतना तो एकदम डंकी की चोट पे बोल रहा हूं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑन दी कर्व सरफेस, जो कि पार्ट 2 होगा हमारा। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दो बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक्स, फ्लूइड प्रॉपर्टीज और हाइड्रोस्टैटिक्स हमारे फिनिश हो जाएंगे, और उसके बाद हम डायरेक्टली कहां पे कूच कर देंगे, काइनेमेटिक्स के पार्ट में, ठीक है। तो आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।